नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए PYQ क्वेश्चन की महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सारे सिलेबस को कवर करेंगे। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया है, वो भी आपको यहाँ पर बताकर चलूँगा, ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। पहला क्वेश्चन, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण, किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव था। दोनों बातें सही हैं, इसलिए पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। मैंने आपको बताया था जो खाद्य संग्राहक आखेटक लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अनेक कारण मैंने आपको बताए थे, 4 मुख्य कारण बताए थे। पहला कारण था, अगर वे लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो वहाँ की जो पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, जानवर हैं, उनको खा करके समाप्त कर देंगे। और ये जानवरों का पीछा भी किया करते थे, इसलिए जगह बदला करते थे। और ये क्या करते थे, और ये भी किया करते थे पानी की तलाश में, जहाँ पर इनको पानी मिल जाए वहीं पर ये रहने लगते थे। तो इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग। यहाँ पर बात करूँगा अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन से तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए निर्देशत्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? किस ग्रंथ में ये वाली बातें वर्णित हैं? बुनाई के संबंधित राजा की दासियां भी काम करती थीं, देवदासियां भी काम करती थीं, वेश्याएं भी काम करती थीं, राजा की अवकाश प्राप्त ये सब कुछ लोग काम करते थे। अक्षम सक्षम महिलाएं भी काम करती थीं, भिक्षु भी काम करते थे, वृद्धा महिलाएं भी काम करती थी, वृद्धा वेश्याएं, है ना। तो ये किस किताब में ऐसी बातें वर्णित हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसको चाणक्य ने लिखा है। कौटिल्य जिनको चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य ने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि मौर्य काल की जानकारी प्रदान करता है। मौर्य वंश की जानकारी बताने में ये किताब आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है इतिहास में, जो कि अर्थशास्त्र है। बल्कि अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। किससे संबंध है इसका? राजनीति से संबंध है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। बिल्कुल किया था। 7वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, जैसे चोल साम्राज्य में लोग मंदिरों का निर्माण कराते थे, है ना। उसमें कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं, कुछ देवी देवताओं की भी रहती थी। लोग मंदिर इसलिए बनवाते थे अपनी सत्ता और संसाधन का दिखावा करने के लिए। क्या दिखावा करने के लिए? अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए ज़्यादातर वो मंदिर बनवाया करते थे। कथन सेकंड, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान एक दूसरे के राज्यों पर शासक आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। क्या ये बात यहाँ पर सही है? बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। मंदिरों को ही निशाना बनाया जाता था। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि कहता है, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच में समान है। किसके बीच में समान है? वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों, बांग्ला गुंबद मंदिरों और जोधाबाई के महल, विजयनगर और शाहजहानाबाद के महलों, कुतुब मीनार और राजेश्वर मंदिर। सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों। ठीक है ना। ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी जो मेहराब है, ये वास्तुकला किसके समान की है? ये वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के समान है। यहाँ पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए।
यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। 7वीं शताब्दी में ना बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों का उदय हुआ था, ठीक है ना, जो कि अपने आप को ग्राम भोजक भी कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे? ग्राम भोजक भी कहने लगे थे। ग्राम भोजक का जो पद हुआ करता था ये वंशानुगत हुआ करता था, यानी कि उसका पुत्र बनेगा, फिर वो मरेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, तो इसी क्रम में ग्राम भोजक का पद चलता था। ये कर भी वसूला करता था, ये पुलिस का भी काम किया करता था, है ना। ये मैन मुखिया माना जाता था ग्राम भोजक। दोनों यहाँ पर आपके सही हैं, थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 18वीं शताब्दी के बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको पढ़कर बताना है। 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। सही दिया गया है। जो अश्वेत लोग थे, जो भारत के लोग थे, जो शिल्पकार थे और व्यापारी लोग थे, ये कहाँ रहने लगे थे? ये रहने लगे थे ब्लैक टाउन में। कहाँ पर? ब्लैक टाउन में ये लोग रहने लगे थे। और अंग्रेज कहाँ पर रहने लगे थे? ये रहने लगे थे कलकत्ता के फोर्ट सेंट जॉर्ज में। कहाँ पर अंग्रेज रहने लगे थे? कलकत्ता के फोर्ट सेंट जॉर्ज में, ठीक है ना। तो शिल्प और व्यापारी ब्लैक टाउन्स में रहने लगे थे। ब्लैक टाउन यानी कि काला शहर कह सकते हो, अश्वेत लोगों का शहर कह सकते हो। तो उस हिसाब से आपको बताना है। पहला तो सही दिया गया है, कारीगर और शिल्पकार लोग थे, ये ब्लैक टाउन्स में चले गए थे रहने के लिए। आगे है ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया, बिल्कुल कहा गया, जो जो सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों में रहते थे। नहीं, ये कहाँ पर रहते थे? ये तो आपके ब्लैक टाउन्स में रहते थे। यहाँ पर ये गलत हो गया, सेकेंड वाला यहाँ पर गलत हो गया, ए सही हो गया। पहला राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो औपनिवेशिक भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को चलाया था। ये व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इस व्यवस्था को लागू किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको लागू किया था। तो आइए बात करेंगे। 1793 में थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को शुरू किया, बिल्कुल गलत। कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। अभी मैंने आपको बताया कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल दी गई, करेक्ट। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया, यानी कि जमींदार जो लोग थे वही कर वसूलेंगे, ऐसा अधिकार दे दिया गया था। ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 3 व्यवस्थाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक महलवाड़ी भी आप लोग याद रखना। महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये आपकी 1822 में शुरू की गई थी होल्ट मैकेंजी के द्वारा। लिख लो आप सभी लोग, होल्ट मैकेंजी के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है ना। और इस व्यवस्था में जो अधिकार दिया गया था कर वसूलने का, कर वाला अधिकार दिया गया था गांव के मुखिया को या गांव के प्रधान को। गांव के मुखिया अथवा गांव के प्रधान को कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। वहीं मैं बात करूं रैयतवारी की। रैयतवारी याद रखना, इसमें सीधे तौर पर किसान से ही कर वसूला जाता था। अधिकार किसको दिया गया? किसान ही डायरेक्ट कर देंगे अंग्रेजों को। ये थी रैयतवारी जो कि मद्रास वाले क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसको थॉमस मुनरो, किसने? मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, 2 व्यक्ति याद रखना, मुनरो को भी और रीड को भी। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर के रैयतवारी व्यवस्था को दक्षिण भारत में लागू किया था, जिसमें सीधे तौर पर किसानों से ही कर वसूला जाता था। तो आपका पहला गलत है, दूसरे यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विलियम एडम जो कि एक स्कॉटिश प्रचारक थे, स्कॉटलैंड का एक प्रचारक था, वह एक अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी शासक नहीं था। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, बिल्कुल जिम्मा सौंपा था। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरे को छोड़कर सभी राइट आंसर हो जाएंगे, दूसरे को छोड़कर, ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4 वाला, पहला, तीसरा और चौथा। एडम
एडम के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्या करना है? कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करें। राजा राम मोहन राय, इस क्वेश्चन से आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। गारंटी के साथ एग्जाम देने जाओगे, आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। वो 2-3 नंबर आप यहीं से पक्के कर लो तो अच्छी बात है। राजा राम मोहन राय की मैं बात करूं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है ना। और पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में विधवाओं को पनाह देने के लिए विधवा गृह की स्थापना पुणे में पंडिता रमाबाई ने की। इनको पंडिता की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ये संस्कृत लिखना पढ़ना सब कुछ जानती थी। ठीक है ना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल भी बनाए थे। ठीक है ना। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो पहले का यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा। पहले का चौथा आपके थर्ड में दिया गया है, इसलिए थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर मात्र हो जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, मैंने मिलान तो आपको बता दिया है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जो थे ये सती प्रथा के विरोधी थे। सती प्रथा उन्मूलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर। वहीं मैं बात करूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, इन्होंने ना विधवा जो आपकी विधवाएं महिला हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए 1856 में, ऐसी मतलब कि ऐसे मुद्दे उठाए थे। ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो भी प्राचीन ग्रंथों का हवाला ही देकर। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, कहता है किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वासों को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर मेरे हिसाब से होगा वो हो जाएगा पश्चिमी विचार भी अपनाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और प्राचीन ग्रंथ में इन्होंने श्लोक भी ढूंढे थे, और प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर ही इन्होंने कहा था कि महिलाओं को सती होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वेदों या पुराणों में नहीं कहा गया है। यानी कि वो भी ग्रंथों का ही प्रयोग करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। परंतु इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपका पहला ही वाला माना गया है, केवल और केवल ए यहाँ पर हो जाएगा, है ना। सी को यहाँ पर नहीं माना गया है, लेकिन सी को भी यहाँ पर मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। आपको NCERT में बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। क्या दिया? यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधे तौर पर आप लोग देख सकते हो, प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ठीक है ना। और अंग्रेजों ने यह उनका सुझाव भी मान लिया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून भी बना दिया गया। विधवाओं के विवाह का विरोधी थे वे लोग, है ना। विद्यासागर विरोध भी किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया गया था विद्यासागर का। ठीक है ना। तो एक तो ये बात आती है सामने निकलकर विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला ही देकर बातें कही थी। वहीं दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो प्राचीन ग्रंथ आपको याद रखना, हवाला दिया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर ए और सी, AC यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। असहयोग आंदोलन में हिस्सा क्या क्या था आपको यहाँ पर बताना है। खेड़ा गुजरात के पाटी दर किसान आंदोलन, पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के गरीब किसान और जनजातीय द्वारा वन सत्याग्रह। तो ये सभी के सभी यहाँ पर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है, बल्कि ये सभी असहयोग आंदोलन में हिस्सा थे। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपके सभी हो जाएंगे यहाँ पर आल यहाँ पर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि कहता है 1950 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। 2 बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो इस राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया था बंगाल विभाजन के बाद। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें।
1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए। तो पहला वाला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, बिल्कुल की गई थी, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, दूसरी आपकी 56 में की गई थी, ठीक है ना। पहली वाली में कृषि संबंधित सुधारों पर बल दिया गया था, पहली वाली में कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी वाली में उद्योग धंधे, किस पर बल दिया गया था? उद्योग धंधे हो गए, रोजगार हो गए, रोजगार के अवसर पर बल दिया गया था, औद्योगिकरण पर बल दिया गया था, परिवहन पर बल दिया गया था, ठीक है ना। दूसरी वाली में इन पर बल दिया गया था, यानी कि ये वाले काम किए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है 1956 में दूसरी शुरू हुई या तैयार हुई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। कृषि नहीं, कृषि तो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में इस पर बल दिया गया था, इसलिए बी वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसमें रोजगार, उद्योगीकरण, परिवहन पर बल दिया गया था, ना कि कृषि पर। कृषि पर पहली पंचवर्षीय योजना में ही बल दिया गया था, इसलिए सेकेंड गलत है, पहला राइट है। पहला राइट है, दूसरा गलत है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला, ए सही है किंतु बी गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा गया है, निम्नलिखित में से ज्योतिबा फूले पर कौन से कथन सही हैं? फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी, बिल्कुल सही। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे पर खुलकर हमला किया था, विरोधी थे, ये बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं और भारत के भूभाग पर उन्होंने कब्जा करके हम लोगों को गुलाम बना दिया है, ऐसा फूले का कहना है। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित नहीं किताब थी, ये अमेरिकी गृह युद्ध से थी। किससे? अमेरिका में जो गृह युद्ध हो रहा था, है ना, उनमें जो दास लोग थे, गुलाम लोग थे, उनको जिन व्यक्तियों ने छुड़वाया था या उनको आज़ादी दिलाने का संघर्ष किया था, उन व्यक्तियों को यह किताब समर्पित की गई है, अमेरिकी गृह युद्ध को, ना कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद को। इसलिए आपका यहाँ पर ई गलत है। ई को छोड़कर ए बी सी डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी किस में दिया गया है? पहले में दिया गया है, तो पहला वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, एक रोल प्ले नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक दो समान कद और वजन के छात्रों को चुनते हैं, निम्नलिखित में से दो ग्रहों का अभिनय कर सकते हैं। यानी कि दो ऐसे ग्रह हैं, एक तो अपनी प्यारी पृथ्वी है, दूसरा है शुक्र। ऐसे दो ग्रह हैं जिनका आकार मिलता जुलता है, यानी कि कुछ तो ज़्यादातर अंतर नहीं है लेकिन समान माना जा सकता है। इसलिए शुक्र को ना पृथ्वी का भाई बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, है ना, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी और शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी और शुक्र यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बुध होगा या शुक्र होगा, शनि पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा या पृथ्वी मंगल। अब आपको यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर होगा पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी और मंगल भी आपके कैसे हैं? ये कद और वजन में, है ना, मतलब कि आकार में एकदम सही, ये भी आपके सही हैं। अगर यहाँ पर पृथ्वी शुक्र होता तो वो भी यहाँ पर आपका सही हो सकता था, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है विचलन वाली होती है, यानी कि ऐसी ऐसी खिंची होती है, ये केवल जलीय भागों से होकर गुजरती है, जल वाले भाग से गुजरती है, ये स्थल वाले भागों को कतई नहीं छूती है, यानी कि जल ही वाले भाग से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल काल्पनिक है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ये बात यहाँ पर कैसी कही गई है? ये बात यहाँ पर आपकी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी। प्रशांत महासागर से भी होकर के ये गुजरती है ना, समुद्रों से ही होकर के ये गुजरती है। अगर आप 0 अक्षांश पर हैं तो आप खड़े होंगे विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, दक्षिण ध्रुव वृत्त। सरल क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि 0 इक्वेटर की बात अगर मैं करूं, ये भूमध्य रेखा कहलाती है, विषुवत वृत्त कहलाता है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है,
प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। इनमें से 2 वायुमंडल और जैव मंडल है, बाकी 2 कौन कौन से हैं? वायुमंडल है, जैव मंडल है, एक जल मंडल है और एक स्थल मंडल है। ये 4 होते हैं जिनको बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जल और स्थल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सदाबहार भी कहते हैं, सही हो जाएगा। इन वनों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। कैसे पत्तियां ये अपनी गिराते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है। साल, सागौन, शीशम है। इन वनों को मानसून भी कहते हैं। नहीं, यहाँ पर ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। तो पहला वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, बाकी आपके गलत यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता क्या है? यहाँ पर आगे कहता है अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नील नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। जो नील नदी है ना, क्या है? जो नील नदी है वो इसी प्रदेश से होकर के बहती है। नहीं, ये मिस्र से होकर के बहती है, मिस्र वाले क्षेत्र से। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही एक समान रूप से गर्म व आर्द्र होता है। ये बात तो सही है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ये सही है। बी और सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर आतपन की मात्रा भिन्नता या भिन्नता के निम्नलिखित में से क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों की नति कोण या दिन की अवधि। तो आतपन का मतलब होता है, आतपन की मात्रा में भिन्नता। आतपन की मतलब होता है सूर्य की जो ऊष्मा है, ऊष्मा अधिक आती है, कम आती है। ये किस चीज पर डिपेंड करती है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण दोस्तों होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पृथ्वी का अक्ष घूमना भी होता है, सूर्य की किरणों की गति भी होती है और दिन की अवधि भी होती है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आप सभी लोग। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। कहता है वायुदाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। वायु हमारे शरीर का उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायुदाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है वायुदाब के बारे में, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपके दोनों यहाँ पर सही दिए गए। ऐसा ही वायुदाब करती है। जो वायुदाब होती है ना, ये हमारे पूरे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, जिसका अनुभव हम लोगों को नहीं होता है। और ये सभी दिशाओं से बल लगाता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये तो बात सही है। सेकेंड वाले यहाँ पर खनिज जो होते हैं ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं, इसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर समझेंगे। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रेयरी, प्रेयरी क्या है? प्रेयरी एक प्रकार का चीतों का घर है, मवेशी पालने का घर है। दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा, ठंडा रेगिस्तान है। प्रेयरी, प्रेयरी ये तो आपके यूएसए में पड़ने वाला एक प्रकार का ये घास का मैदान भी इसको बोलते हैं ना, प्रेयरी को। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह भी प्रेयरी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जो कि कहता है निम्नलिखित में से अलवड़ीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं। अलवड़ीय जल की आपूर्ति जो होती है इसकी कमी आ रही है, कमी होने के कारण क्या है? अलवड़ीय का मतलब होता है जो स्वच्छ जल जो हम लोग पी सकते हैं, जो नदियों के रूप में है, हिमनद के रूप में है, बर्फ के रूप में है, पहाड़ों के रूप में है, उसको बोलते हैं अलवड़ जल। और लवड़ीय जल आपका समुद्र में पाया जाता है जो कि खारा ही होता है। अलवड़ीय जल आपको बताना है। बढ़ता नगरीकरण से भी अलवड़ीय जल में कमी आती है, सही बात है। बेहतर होता जीवन, ये भी सही है। बांधों के जलाशयों से माध्यम से विद्युत उत्पादन करना, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी।
तो जो जो विद्युत उत्पन्न की जाती है इससे कोई आपकी कमी नहीं आती है, विद्युत उत्पन्न से कमी नहीं आती है, बल्कि इन कारणों से आती है, ABD कारणों से आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है सबसे उचित विकल्प चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देती है। यह आधुनिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देती है। यह स्थानीय संसाधन और उनकी व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। चलिए आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बताता हूँ। सही जवाब हो जाएगा यह स्थानीय संसाधन है और उसकी व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है भूमि को। भूमि में जो परिवर्तन आज हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं वो उसका कारण है, यह स्थानीय संसाधन है और इसकी व्यवस्था इसको प्रभावित करती है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ। बांधने का अर्थ होता है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। क्या मतलब होता है? रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका रूढ़िबद्ध धारणा, जो कि किसी को एक खांचे में जड़ देना ही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों कथन कारण वाला दिया गया सही बताना है। समानता एक वास्तविकता बने इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार का सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना, यह स्वतः नहीं होगा, यह स्वतः नहीं होगा। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही सही दिए गए हैं। किसके बारे में? समानता के बारे में। समानता वास्तविकता है, इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, संघर्ष करने चाहिए, है ना। ये स्वतः नहीं होगा, संघर्ष करना आवश्यक है। तो दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से या कौन से कथन सही है। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ये तो सही है, आपकी सी वाली यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो वयस्कों की सभा को ही ग्राम सभा बोलते हैं, ये तो बात सही है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। ग्राम सभा के जो सभी सदस्य होते हैं ये मिलकर पंचायत मुखिया को ही चुनते हैं, सही हैं। तीनों आपके यहाँ पर सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। राज्यसभा के बारे में कौन सा सही है? राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, बिल्कुल गलत होगा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य करते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है, यानी कि जो राज्य के जो संसद होते हैं उसमें प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। आपकी राज्यसभा सही हो जाएगा। इसकी लोकसभा द्वारा परिवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति में परिवर्तन में भूमिका भी होती है, सही हो जाएगा। तो ए को छोड़कर राइट आंसर BCD इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर माना जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान आपको यहाँ पर करना है। चलिए आपको करके बताता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो अनियमित यहाँ पर आपको कुछ को आपको मिलान करना आना चाहिए। जैसे स्वरोजगार जो खुद से रोजगार उत्पन्न कर ले, जैसे मैं बात करूं फुटपाथ ठेला दुकानदार, ये आपसे स्वरोजगार के अंतर्गत ही आता है। और अनियमित काम क्या है? अनियमित काम किसका होता है? निर्माण मजदूर, इसको आपको अनियमित मजदूर कह सकते हो। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक वेतन भोगी कर्मचारी होता है। बिना वेतन मजदूर आपकी गृहिणी होती है, इसको कोई रुपए नहीं मिलता है, बल्कि घर में काम धंधे करती रहती है अपनी माताएं बहनें, है ना, आप जानते हो गृहिणी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख लेना कौन सही है कौन गलत है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया मिलान करके, बस यही सही हो जाएगा। चलिए आप बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि कहता है व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था। जहाँ व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है, उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, इसको दादन व्यवस्था कहते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुटिंग आउट सिस्टम इसी व्यवस्था को बोलते हैं जिसमें कोई भी व्यापारी कच्चा माल देता है बुनकर को, बुनकर तैयार माल पुनः व्यापारी को दे देता है, उसको दादन व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है दादन व्यवस्था से। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस तर्क के कि लोकतंत्र में अकाल की संभावना कम होती है, कौन सा वैध कारण है? अकाल। तो अकाल से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अपनी आस्था का पालन करने के लिए लोग कैसे हैं? लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं आस्था का पालन करने के लिए। यहाँ पर अकाल की बात करी कि अकाल की संभावना कम होती है, इससे नहीं कम होती है। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से अतिशीघ्र प्रतिक्रिया देगी, ये एक अकाल कम होती है। कौन से वैध कारण? ये सही है। विपक्ष भूख और भुखमरी की जोर मतलब कि ध्यान देता है तभी तो वोट पाता है, सही है। स्वतंत्र प्रेस अकाल में हो रहे कष्टों का रिपोर्ट बना सकती है, इससे भी कम हो सकती है। तो आस्था से कोई लेना देना नहीं। BCD यहाँ पर राइट आंसर होगा। BCD थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, इसमें कहता है अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इस उदाहरण को मान सकते हो। तो ये आपका रूढ़िवत लैंगिक रूढ़िवत धारणा होगी। केवल लड़कियों को ही सफाई कार्य में लगाओगे तो ये लैंगिक रूढ़िवत धारणा होगी। लड़कियों के प्रति यहाँ पर आपकी रूढ़िवत धारणा कही जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? नहीं वाला यानी कि गलत आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। सभा में कई सदस्य होते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, सही बात है, नहीं होते हैं। आपके सभी सदस्यों हो सकते हैं। सभा के विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं, सही है। सभा में केवल पुरुष सदस्य होते हैं, महिलाएं होती नहीं है। महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, दोनों होती हैं। चौथा यहाँ पर गलत है, नहीं वाला आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 वाला हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है? किन 2 प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर, आय धन संपत्ति, प्रतिष्ठा अवसर और आय। राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही वाला हो जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत को यहाँ पर दर्शाता है ना। न्यायपालिका से कम मतलब कि काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कार्यपालिका के। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कथन ए और बी को पढ़िए तथा सही आंसर का चयन कीजिए। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये बातें आपकी कैसी हैं? दोनों ही यहाँ मतलब कि ए तो यहाँ पर सही है, दूसरी यहाँ पर कैसी है? दूसरी यहाँ पर आपकी गलत दी गई है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही है, बी गलत हो जाएगा। क्योंकि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रावधान है। धार्मिक सभी के लिए आरक्षण प्रावधान किए गए हैं, ना कि अल्पसंख्यकों के लिए ही। इसलिए राइट आंसर आपका थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों में से कथन भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही है? भोपाल गैस से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं अब तक परीक्षा में। यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई जब त्रासदी हुई। तो वो आश्चर्यचकित रह गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है संबंधित। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की थी, ये भी नहीं। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवारों से थे, ये तो बात सही है, परिवारों से थे। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में बिना अपील किए कंपनी द्वारा किए गए मुआवजे को स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं, इन्होंने किया था सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना। तो राइट आंसर थर्ड वाला यहाँ पर आपका माना जाएगा। गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते थे कई लोग जिनकी यहाँ पर मौतें हो गई थी और जो जिंदा जीवित बचे थे वो भी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान के लिए विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऐसे सब समाज की स्थापना करना जो अवगत ग्रहणशील और उत्तरदायी हों, इसलिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जो कि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? पेडागोजी के ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अतः विषय है। अतः विषय होती है
क्योंकि आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती है। क्या सामाजिक विज्ञान की कोई विषय वस्तु नहीं होती है? ऐसी तो बात है नहीं। तो आपकी ये बात यहाँ पर कैसी होगी? यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत, बेहुदा यहाँ पर बात कही गई है। सामाजिक विज्ञान के मुद्दे सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय से सीमित नहीं हो सकते हैं। सही बात है, ये सभी विषय से सभी विषयों में अंतः संबंधित होते हैं। जैसे भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये एक दूसरे के अंतः संबंधित है, यानी कि इनमें संबंध पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक विषय में सीमित नहीं हो सकते, यानी कि तमाम विषय में हो सकते हैं। ये तो बात सही है। केवल बी यहाँ पर सिर्फ ओनली बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन का, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरणों को प्रदर्शित करता है? सारणीबद्ध चार्ट, कथनात्मक रूपरेखा, वर्गीकरण चार्ट या प्रवाह चार्ट? राइट जवाब यहाँ पर इस क्वेश्चन का होगा आपका प्रवाह चार्ट। सॉरी, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, हाँ सही है प्रवाह चार्ट। प्रवाह चार्ट जो कि प्रक्रिया के चरणों को दर्शाता है। प्रवाह चार्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट, है ना। फ्लो चार्ट याद रखना, जो कि आप लोग बनाते हो फ्लो चार्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवाह चार्ट। इनमें से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है? परियोजना कार्य भी हो सकता है, व्याख्यान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्षेत्र कार्य भी हो सकता है, परिचर्चा भी हो सकती है। बी को छोड़ दो तो सभी आंसर यहाँ पर सही हो सकते हैं। बी को हटाओ, बी इसमें भी है, इसमें भी है, बचेगा आपका थर्ड वाला एसीडी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, व्याख्यान को हटाना था, बस आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें, उन कार्यों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाते हैं। रचनावादी, है ना, किसको? थीमेटिक प्लानिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना सही हो जाएगा। स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना सही हो जाएगा। आकलन के तरीकों का चयन करना सही हो जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाएं शामिल करना, ये सफल होना, पाठचर्या पूरा करना, ये तो बातें गलत होती हैं, आप जानते होंगे। तो राइट आंसर ABC इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। आपको मतलब कि उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के बारे में गलत है, गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको बताता हूँ, ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे, ये तो सही है। विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे, ये उद्देश्य नहीं होता है, ये नहीं होता है, बल्कि आपके ये सभी यहाँ पर उद्देश्य होते हैं। नहीं वाला आपको बताना था ना, तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, बाजारों और उनकी कार्यविधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यूनिट में 3 विषय हैं। बाजार और मूल वैल्यू एडिशन, मोहल्ले के बाजार, बाजारों की श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अनुक्रम अति उपयुक्त है? अनुक्रम यहाँ पर अति उपयुक्त है, यानी कि आपको यहाँ पर क्रम में लगाकर बताना है, क्रम में आपको यहाँ पर लगाकर बताना है। संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सा विषय बच्चों को समझाना पड़ेगा, यहाँ आपको वही वाला विषय आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको मोहल्ले के बाजार बच्चों को दिखाओगे, क्योंकि मोहल्ले के बाजार आपके पास में होंगे, तो पहले नंबर पे बी आएगा, है ना, पहले नंबर पे बी आएगा। उसके बाद आप बाजारों की श्रृंखला क्या दिखाओगे? बाजारों की श्रृंखला बच्चों को यहाँ पर दिखाओगे, और लास्ट में बाजार और मूल वृद्धि दिखाओगे। तो सबसे पहले बी आएगा और लास्ट में ए आएगा, तो उस हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, खाली जगह रिक्त स्थान योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठचर्यागत और पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आकलन होती है, जो कि उस विशिष्ट शैक्षिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। वार्षिक, उसको बोलते हैं वार्षिक, है ना, जो वर्ष में अंतिम रूप से शैक्षिक वर्ष में यहाँ पर लिखा ही है, शैक्षिक वर्ष आपका लिखा ही है, उस हिसाब से वार्षिक यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि इस क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हैं। जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत है। अलग अलग काहे के लिए चुने वो, ये गलत है। लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। क्या अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए? लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय ये भी नहीं करना चाहिए। दैनिक जीवन में जेंडर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देनी चाहिए, ये सही है। सी, केवल और केवल सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और आपके सभी के सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर है क्वेश्चन जो कहता है, महिलाओं के कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्राथमिक स्रोत का। प्राथमिक होता है आपका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है प्राथमिक, और जो द्वितीयक स्रोत होता है वो एक प्रकार का किसी चीज का संग्रह होता है, इकट्ठा किया जाने वाली सूचनाएं है, जानकारी है। द्वितीयक होता है संग्रह। तो प्राथमिक आपसे पूछा है ना। व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये तो आपका प्रत्यक्ष होगा, ये तो आपका प्राथमिक में आ जाएगा। जीवनी, जीवनी किसी की जीवनी कोई व्यक्ति लिखता है, ये कैसे प्रत्यक्ष में आएगी, तो गलत है। पाठ पुस्तक भी प्रत्यक्ष में नहीं है। समाचार पत्र भी ये संग्रह होता है किसी चीज का। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया व्यक्तिगत, ठीक है ना। व्यक्तिगत पर्सनल इंटरव्यू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम होना चाहिए। सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? छात्रों के साथ प्रोजेक्ट कार्य करते दौरान, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो उद्देश्यों का निर्धारण आप सबसे पहले करोगे, है ना। उद्देश्यों का निर्धारण आप सबसे पहले करोगे, वही पहला सबसे कदम होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? तो विश्लेषण का आकलन यहाँ पर करते हैं, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। एनालाइजिंग स्किल ऑफ लर्नर। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताता हूँ क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? क्या इससे विश्लेषण कौशल का आकलन हो सकता है? नहीं, ये तो गलत है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है, तब भी वहां पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों व उदाहरणों से चर्चा करें, ये सही है। आज का सारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे? यहाँ पे भी कौशल यानी कि स्किल का प्रयोग होगा। तो बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी सी। देखो भाई क्वेश्चन आप यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन है, जो कि आपके ज्योग्राफी से उठा लिया गया, एनसीईआरटी के चैप्टर से, सहारा रेगिस्तान वाले चैप्टर से, रेगिस्तान वाले चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पेडागोजी का क्वेश्चन आपके सीडीपी से बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। पहला गलत, बाकी बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 83 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर आ चुका है 83 नंबर का क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो कि एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है, यानी कि एक बच्चा भूगोल में सफल नहीं है, तो वो क्या समझाना चाहेगी? स्थापन, योगात्मक, नैदानिक या रचनात्मक? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा नैदानिक आकलन। नैदानिक आकलन, ठीक है ना। क्या होगा? नैदानिक आकलन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि कहता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते दौरान कौन से अप्रोच को ध्यान में रखना चाहिए? आपको बताना है। सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक मार्गी उपागम लें। एक मार्गी उपागम क्या लेना सही होता है या गलत होता है? चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये भी गलत होता है। एक नहीं बल्कि तमाम ले लो, जिससे बच्चे समझ जाए। एक से क्या होगा? कलह प्रिय समकालीन मूल विषयों की उपेक्षा करें, जो कि कक्षा में सामूहिकता और एक रूपता को प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, उपेक्षा नहीं करनी है, ये भी गलत। तो दोनों ही गलत। यहाँ पर राइट आंसर 4 वाला हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 85 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अति आवश्यक है? प्रासंगिक यानी कि अच्छा बना दे, वो आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब। विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराएं। नहीं। पाठ पुस्तक नहीं। सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है। संभव है, क्यों नहीं है? संभव है, क्यों नहीं है? यहाँ पर ये गलत हो गया आपका थर्ड वाला यहाँ पर आपका गलत हो गया। एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य, ये सही हो जाएगा आपका 4th वाला। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथ्यपरक उपागम उपयोगी है। जो कथ्यपरक यानी कहानी की तरह जो उपागम होता है वो यहाँ पर उपयोगी है। यहाँ पर ठीक है ना, तो यहाँ पर है थीमेटिक अप्रोच इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग ए यूनिट प्लान, है ना। ये कैसा यहाँ पर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर ये पहला वाला कथन यहाँ पर दिया गया था। पहला वाला कथन कैसा यहाँ पर हो जाएगा आपका, पहला वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जा सकता है, दोनों सही है। राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 87 नंबर के क्वेश्चन की। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षण शास्त्रीय विधि है। शिक्षण शास्त्रीय विधि उपागम होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रकृति भ्रमण के लिए लेकर के जाना, क्योंकि बच्चों को आपको समझाना है प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, उनके जीव जंतुओं के बारे में। तो उनको सबसे अच्छा तरीका है जंगल वगैरह वन में ले जाओ, भ्रमण करा दो, समझ जाएंगे बस। यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और आपके रह चुके हैं। आपको क्या क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची वस्तुओं में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न प्रयास है छात्र की क्षमता का आकलन। किस क्षमता का आकलन यहाँ पर यह प्रश्न करता है, तो ये प्रश्न करता है तर्क या विवेचना करने के उद्देश्य से। यहाँ पर 89 नंबर का क्वेश्चन, एक विषय को पढ़ाने के बीच शिक्षिका विद्यार्थियों की अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजन करती है। तो यह किस प्रकार के आकलन पर जोर दे रही है, यानी कि बच्चों को पहले उसने जो कुछ पढ़ाया अब उसका वो टेस्ट ले रही है शिक्षिका, तो वो किस चीज पर यहाँ पर आकलन का आयोजन बना रही है, तो वो बना रही है रचनात्मक आकलन का, ठीक है ना, रचनात्मक आकलन का।